जैसे कि हमने बात की कि बहुत एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपने ऊपर प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स करवाते हैं टू लुक बेटर। मेन रीजन क्या होता है? बॉलीवुड में सबसे कॉमन फेस सर्जरी क्या है? मुझे लगता है कि नोज जॉब। क्यों फेल होते हैं ऐसे नोज जॉब्स? राइनोप्लास्टी में होता क्या है? कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी में हम नोज की जो शेप है उसको चेंज करते हैं। इंडिया में रफली 2 लाख से लेके 5 लाख तक का कॉस्ट एवरेज लग जाता है। ओके, जॉ करेक्शन सर्जरी क्या होती है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स इन मेन एंड वुमेन? अभी जैसे आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की बात करी कि बहुत कॉमन है वुमेन में, डू यू थिंक उनको आगे चलकर कोई इश्यूज होते हैं, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई इन्फेक्शन, ये कॉमन है? आई नो हम सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एंड ग्लैमर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, एंड ये एडमिरेशन इस एक्सटेंट तक है कि people actually want to be like them, they want to look like them, and in order to do so, people want to get plastic surgeries, they want to get procedures done to their face, they want to get fillers, nose change करना, lips change करना and what not। इसलिए आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही renowned plastic surgeon आए हैं जिन्होंने clearly समझाया है the shortcut to get that perfect Bollywood style chiseled face. So do watch this podcast till the end and share it with at least one person who might find value in it. Let's get into the video. जैसे कि हमने बात की कि बहुत एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपने ऊपर फेस ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स करवाते हैं टू लुक गुड, तो आई मीन लुक बेटर। आई एम श्योर सब हर कोई इंसान अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है, बट स्टिल ऑफ कोर्स उनकी खुद की इंटरनल इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है। सो इज दैट द मेन रीजन कि वो करवाते हैं सर्जरीज, या फिर लोगों का ओपिनियन उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, वो मेन रीजन होता है? मेन रीजन क्या होता है ऐसे ग्लैमर वर्ल्ड में कराने का सर्जरी? जो मेन रीजन है वो है इंटरनल इनसिक्योरिटी। ओके, बट कहीं ना कहीं जो एक आउटर फैक्टर है वो काफी ऐड हो रहा है, स्पेशली बॉलीवुड और जैसे कुछ सेलिब्रिटीज जब हम हमारे पास में आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि इस एंगल से जो हमारा व्यू है वो अच्छा नहीं आता है, ऐसे डायरेक्टर बोलता है, प्रोड्यूसर बोलता है। तो काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं हमें तो करवाना ही है, बट ये एक रियल चैलेंज है हमारी एक्टिंग या मॉडलिंग में, बिकॉज हमने डिफरेंट एंगल से हमें शूट करवाना है तो एंगल्स खराब दिखते हैं। सो आजकल ये सारा इनसिक्योरिटी एडअप होता जा रहा है, और ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि हर कोई और ज्यादा सुंदर दिखना चाहता है, एंड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की जो यूएसपी ही उसी पे ही है कि वो अच्छा दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग ऑन देयर फेस और बॉडी। राइट। बॉलीवुड में सबसे कॉमन फेस सर्जरी क्या है? सो मुझे लगता है कि नोज जॉब। ओके, राइनोप्लास्टी सबसे ज्यादा कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है जितने भी, स्पेशली एक्ट्रेसेस में। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे या सुने भी होंगे। जानवी कपूर, हैदरी या नाम ही अदिति राव हैदरी अदिति राव हैदरी और प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारे हैं। आई थिंक मुझे इतने नाम भी नहीं आते होंगे जितने सारे लोगों ने नोज जॉब करवाया। हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा की आपने बात की, तो शी हैड डेविएटेड नेजल सेप्टम, राइट, जिसकी वजह से उनको आई थिंक ब्रीदिंग में इश्यूज आते थे, तो उन्होंने फर्स्ट राइनोप्लास्टी करवाई टू फिक्स दैट, बट उनका नोज क्रुकेड हो गया एंड थोड़ा खराब हो गया उनके ओपिनियन में, तो शी हैड टू गेट इट डन अगेन। तो व्हाई डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? क्यों फेल होते हैं ऐसे नोज जॉब्स? सो जहाँ तक बात करते हैं फेलियर जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी में होते हैं, उसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कहीं ना कहीं सर्जन में और पेशेंट में के जो डिजायर्स हैं उनमें बैलेंस नहीं हो पाता है। ओके, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो सर्जन को अच्छा लगे वो जो पेशेंट है जब वो अपना चेहरा देखती हैं तो हो सकता है कि उन्हें वियर्ड लगे कि नहीं ये तो मेरे चेहरे में शूट नहीं कर रहा है, बट सर्जन के अकॉर्डिंग तो उसने बेस्ट किया और जो उसको लगता था कि चेहरे पे बेस्ट लगेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमनली रहता है अगर सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है तो। ओके, तो इसको बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है 3D एनिमेशन। ओके, आजकल काफी सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो हम पहले कंसल्टेशन के टाइम पे जो पेशेंट है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम 3D क्रिएट करते हैं
उसके अकॉर्डिंग फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो समहाउ अभी थोड़ा सा रेट्स कम हो रहा है। ठीक है। दूसरा रीजन है सर्जरी कहीं ना कहीं सब ऑप्टिमल लेवल पे हुआ है। ओके, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखिए राइनोप्लास्टी, नोज एक चेहरे का सेंटर पॉइंट है। हाँ जी। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर भी अगर थोड़ा सा अप डाउन हो गया, या तो सर्जरी के कुछ कैलकुलेशन सही नहीं हुए, जो कि कोई भी सर्जन के साथ में हो सकता है। दूसरा, उसकी बॉडी की हीलिंग के टाइम पे कुछ कहीं ना कहीं जो ग्राफ्ट डाला है या कोई स्किन का पार्ट है वो अप डाउन हो गया, ओके, बिकॉज ये एकदम सेंटर पॉइंट में है और सबका फोकस नोज के ऊपर में रहता है। तो 1 या 2 मिलीमीटर की जो इरेगुलरिटी है या थोड़ा सा डेविएशन है वो भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। ओके, सो दूसरा ये रीजन है सर्जरी फेल होने के लिए। ओके। राइनोप्लास्टी में होता क्या है एग्जैक्टली? सो राइनोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी में हम नोज की जो शेप है उसको चेंज करते हैं। दो रीजन हो सकते हैं चेंज करवाने के, या तो रियल में नोज की जो एक शेप परफेक्ट होती है, थोड़ी सी पतली और नोस्ट्रल की साइज एडिक्वेट, टिप थोड़ा सा शार्प एंड लिफ्टेड है। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी की नोज टेढ़ी है, बाहर से दिखने में ही टेढ़ी है, बहुत सारे लोगों में ऐसा रहता है, किसी की टिप नीचे है, किसी की टिप बहुत ऊपर है, किसी को बचपन में चोट लग गई हो उसके कारण दब गई हो, या जन्मजात किसी की नोज दबी हुई हो, किसी का डोर्सम ये स्ट्रेट मतलब एक अच्छी शेप में नहीं है। एक तो अच्छी शेप में नहीं है, उसको अच्छी शेप में लाना, एक तो इसलिए कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की जाती है। ओके, दूसरा रीजन होता है किसी की नोज अच्छी है लेकिन उसको और अच्छी करना है, जैसे आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज करवा रहे हैं। और दूसरा, जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस में आके जो नॉर्मल पब्लिक है, जो नॉर्मल लड़कियां लड़के हैं, उनको एक मॉडल लुक लेना होता है। वो फोटो लेके आते हैं कि मुझे जानवी कपूर की जैसी नोज चाहिए या कटरीना कैफ की तरह नोज चाहिए, लड़के ऋतिक रोशन की तरह नोज करवाना चाहते हैं। तो ये काफी हद तक ये वाला फैक्टर भी ऐड हो रहा है, तो इसलिए अभी नंबर्स काफी फास्ट बढ़ते जा रहे हैं नोज जॉब या राइनोप्लास्टी के। ओके। एक एवरेज नोज जॉब का प्राइस क्या होता है? एवरेज नोज जॉब इंडिया में रफली 2 लाख से लेके 5 लाख तक का कॉस्ट एवरेज लग जाता है। ओके, ठीक है। पेनफुल होता है? अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा होता है, ओके, बिकॉज ये एक प्रॉपर सर्जरी है, कटिंग होती है। आजकल कुछ टूल्स आ गए हैं जिनमें कटिंग थोड़ी सी ट्रॉमेटिक कम होती है, लेकिन अल्टीमेटली कटिंग तो करना पड़ता है। ओके। इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है? प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोशी में होती है, कई बार 2 घंटे में भी कंप्लीट हो जाती है, कई बार 5-6 घंटे भी लग जाते हैं। ओके। एंड इसका रिकवरी टाइम कितना है? रिकवरी टाइम कोई भी राइनोप्लास्टी में मिनिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स। ओके, बट जो फाइनल रिजल्ट्स आने के लिए जो टाइम लगता है वो रफली 10 या 11-12 महीने तक लग जाता है। ओके, ठीक है। एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी सोशल मीडिया पे, लोग ना एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के लाइक रील्स में उनकी चिन थोड़ी डिफरेंट शेप में बना देते हैं, छोटी कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं, तो उनकी पूरी शक्ल बदल जाती है। एंड एक्चुअली मे बी आई बिलीव चिन राजकुमार राव की बात तो नहीं कर रहे हैं? आने वाली थी मैं उस पर। तो लाइक एक्चुअली चिन आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है एक इंसान के फेशियल अपीयरेंस पर। तो अब जैसे राजकुमार राव का ये जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो उन्होंने कन्फेस भी किया है, आई थिंक एक ओपनली कन्फेस किया है एक इंटरव्यू में कि उन्होंने चिन पर फिलर्स करवाए हैं। तो अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ उनकी, आप मुझे बताइए कि इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स करवाए हैं अपने फेस पर, एंड क्या ये सिर्फ फिलर्स से अचीव किया जा सकता है? सो आई थिंक राजकुमार राव ने चिन में तो डेफिनेटली करवाया ही है, हो सकता है कि फिलर ही करवाया हो, क्योंकि इनकी चिन ऑलरेडी ठीक ठाक थी और थोड़ा सा इन्होंने इनहेंसमेंट करवाया है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही करवाया है, लेकिन फिलर से पॉसिबल है। ओके, जी, ठीक है। एंड साथ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बकल फैट पैड रिमूव भी करवाया होगा इन्होंने, क्योंकि इनके थोड़े से चीक और हॉलोनेस लग रहा है मुझे। आई थिंक ये दो ही, नोज जॉब मुझे नहीं लगता कि इन्होंने करवाया। ठीक है। जॉ करेक्शन सर्जरी क्या होती है? सो जॉ करेक्शन सर्जरी 2 टाइप से की जा सकती है। जॉ की शेप में अगर चेंज करना है तो या तो बोन को रीएडजस्ट कर सकते हैं हम, ओके, जो
चिन बहुत पीछे है, उसको सामने करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो बोन को सामने किया जाए कट करके, नहीं तो दूसरा एक इजी ऑप्शन है इम्प्लांट, चिन इम्प्लांट। ओके चिन इम्प्लांट भी होता है, साइड की जॉ को एनहेंस करने के लिए जॉ इम्प्लांट्स भी आते हैं। ओके बहुत माइनर करेक्शन करना है, माइनर चेंज करना है तो चिन फिलर या जॉ लाइन फिलर भी हम कर सकते हैं। ओके इम्प्लांट्स किस तरीके के डलते हैं? इम्प्लांट मतलब बेसिकली बोन इम्प्लांट डलता है या फिर कुछ सिलिकॉन इम्प्लांट कुछ ऐसा? सिलिकॉन इम्प्लांट एक्चुअली। ओके सो जो जॉ लाइन और चिन को शार्प करने के लिए जो इम्प्लांट्स है वो बेसिकली दो टाइप के आते हैं, मेडपोर या सिलिकॉन। सिलिकॉन थोड़ा सा ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। ओके जी। ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स इन मेन एंड वुमेन? So for face or for whole body? For the whole body. So obviously for woman breast implant, and for men it's chin implant. ओके सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लेडी ने बटन प्लांट्स कराए थे एंड लाइक वो मूव हो गए, रोटेट हो गए एंड पूरी डिसफिगरमेंट हो गई एंड देन शी एक्चुअली एडजस्टेड इट Oh. और फिर वापस शेप में आ गए। तो डू यू थिंक ऐसा हो सकता है एंड ये क्यों होता है? मतलब इट्स वेरी लुक वेरी स्कैरी, तो ये क्यों होता है मतलब? So अभी वैसे भी BBL नाम से एक प्रोसीजर है, वो बहुत कॉमनली हम कर रहे हैं, ओके बट उसमें हम बेसिकली फैट वेस्ट से, कमर से, पेट से फैट, एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करके बटक्स में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा एक थोड़ा इजी तो नहीं बोल सकते हैं, ट्रिकी ऑप्शन है बट इम्प्लांट। बट इम्प्लांट भी जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी होती है वैसे बट इम्प्लांट की सर्जरी भी होती है। केवल एक ही प्रॉब्लम रहती है डिस्प्लेसमेंट का। हम अगर जहाँ अभी फिलहाल भी हम बैठे हैं तो पूरा बॉडी का प्रेशर 90% प्रेशर तो बटक्स के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है। सो कंटिन्यू इतना बैठना, करवट लेना इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई एक फॉरेन बॉडी को एक जगह पे फिक्स किया जाए। सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा कॉमन है इसमें। ओके इसको अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली काफी कॉमन है। ओके एंड अभी जैसे आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की बात करी कि बहुत कॉमन है वुमेन में, डू यू थिंक उनको आगे चलकर कोई इश्यूज होते हैं, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई इन्फेक्शन? डू यू थिंक ये कॉमन है? अगर अच्छे से सर्जरी परफॉर्म की जाए अच्छे सेटअप में, प्रॉपर अच्छे स्टेराइल इन्वायरमेंट में, तो इन्फेक्शन रेट जो बाकी नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं ना उनसे काफ़ी कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ओके और जहाँ तक है बात उसकी ब्रेस्ट फीडिंग की, ब्रेस्ट फीडिंग से इसका कोई हैम्पर नहीं होता है इसमें। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है, कुछ जो बहुत बड़े ब्रेस्ट होते हैं उनको जब छोटा किया जाता है उनमें हो सकता है कि कुछ परसेंट में ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यू आते हैं। Okay. ब्रेस्ट इम्प्लांट में ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट नहीं होता। Okay, and what's the cost of a breast implant surgery? It start from I think 1.5 to 2.53 lakhs. Okay, and जब गर्ल्स कराती हैं या women कराती हैं breast implants, तो उनको उनके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आता है? मतलब what's the change in their personality? मेन रीजन ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने का ही एक आई थिंक सेल्फ कॉन्शियसनेस और थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस रहता है बिकॉज ऑफ देयर बॉडी। जो फिगर जो उनको चाहिए वैसा अगर नहीं है उनके पास में, देन दे डिजायर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। ऑब्वियसली ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के रिजल्ट्स एकदम ड्रास्टिक एंड ड्रामेटिक होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी की फर्स्ट टाइम जब वो ड्रेसिंग खोल के देखते हैं तो उनका, मैं बोल सकता हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अच्छा, okay, जी। that's great. Okay, another question I'm asking out of curiosity कि जैसे ये जो implants थे बनते तो सिलिकॉन के ही है, जी। so it might be like a pouch sort of a thing, ये burst भी हो सकते हैं अंदर? नहीं, अच्छी कंपनी के मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे सेविन, मोटिवा। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली ये दो इम्प्लांट्स रहते हैं और मैं इम्प्लांट के ऊपर से मेरी गाड़ी भी निकाल सकता हूँ, वो बर्स्ट नहीं होते। ओके ओके। अब आजकल लोग वेट रिडक्शन सर्जरीज भी करा रहे हैं, सो व्हाट इज अ वेट रिडक्शन सर्जरी एंड ये कब करवानी चाहिए, किसको करवानी चाहिए? सो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे होंगे क्योंकि दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं, एक वेट रिड्यूस करने वाला और दूसरा होता है लाइपोसक्शन। ओके। मैक्सिमम लोग
ये कंफ्यूज होते हैं कि लाइपोसक्शन एक वेट रिडक्शन सर्जरी है, Okay. बट ऑब्वियसली इट्स अ मिथ। लाइपोसक्शन एक बॉडी को रीशेप करने का सर्जरी है, Okay. जिसमें हम कुछ परसेंट ऑफ फैट को हम बाहर से रिमूव करते हैं लाइपोसक्शन के थ्रू, Hmm. सो दैट उसका जो शेप है वो इम्प्रूव हो जाए। Okay. बहुत कम वेट रिड्यूस होता है अगर, क्योंकि फैट का जो वजन होता है वो काफी कम होता है। Okay. अगर 5-7 लीटर फैट अगर हमने रिमूव किया तो मुश्किल से 3 किलो वजन कम होता है। Okay. एंड जहाँ तक वेट रिडक्शन सर्जरी की बात है, जो रियल वेट रिडक्शन सर्जरी होती है वो होती है बेरियाट्रिक सर्जरी, Okay. जिसमें आंत को उस टाइप से मॉडिफाई किया जाता है, छोटा किया जाता है, या उनके जो एंजाइम्स के जो डायरेक्शन है उनको डाइवर्ट किया जाता है ताकि हम कितना भी खाएं डाइजेस्ट नहीं हो। तो ये 2-3 टाइप की बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, वो होती है वेट रिडक्शन सर्जरीज। Okay. लाइपोसक्शन इज नॉट ए वेट रिडक्शन सर्जरी। Okay. And जो bariatric surgery होती है उसमें I've heard कि पेट भी काट देते हैं. Is it true? पेट काट देते हैं, इट्स ट्रू। हो सकता है कि जो कॉमन मैन है पेट ये समझते हैं कि जो हम खाते हैं वो पेट में जाता है। हाँ, वो एक स्टमक नाम का एक ऑर्गन होता है पेट में, वो एक पाउच की तरह होता है, उस पाउच को काट काट के छोटा कर देता है। Okay. हाँ, तो ये ट्रू है, पेट काट देते हैं। Okay. बट आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो दूरबीन से जो बोलते हैं आजकल एंडोस्कोपी के थ्रू भी ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गए हैं। Okay. So very minimally invasive. वेरी मिनिमली इन्वेजिव, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम हो रहे हैं। Okay. क्या टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें? एक बैरिएट्रिक सर्जरी एक टाइप का बड़ा प्रोसीजर है। Okay. सो उसमें क्योंकि हम इंटेस्टाइन के साथ में मूवमेंट कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो जहाँ पे जोड़ रहे हैं वहाँ से लीक हो सकता है, उसका जो फ्लूइड है वो पेट में इकट्ठा हो सकता है, उससे इन्फेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कट है, जहाँ पे कट लगते हैं वो कट इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हीलिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा लंबे टाइम तक हीलिंग चलती रहती है, कट से हर्निया हो सकते हैं। Okay. काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं बट चांसेस बहुत कम होते हैं। Okay. जी। Right. लिपोसक्शन किसको करवाना चाहिए? सो लिपोसक्शन एक हेल्दी थोड़ा सा ओवरवेट इंसान को करवाना चाहिए। Okay. जो अगर जो रिजल्ट्स को दिया गया है सर्जरी के बाद में मिला है वो मेंटेन करना चाहता हो, उस इंसान को करवाना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मेरा वेट कम हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊंगा लिपोसक्शन के बाद में, उसके बाद में मैं कुछ भी खाऊं पीऊं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, तो एंड कितने चांसेस हैं, क्या चांसेस है कि जिन्होंने ये लाइपोसक्शन फिर बैरिएट्रिक सर्जरी कराई वो वापस वेट गेन कर लें? दोनों ही सर्जरी के रिकरेंस कॉमन है। ओके। हाँ, लिपोसक्शन की थोड़ा ज्यादा कॉमन है। जो पर्सन है जिन्होंने लिपोसक्शन करवाया उसके बाद में वो अपनी डाइटरी हैबिट कंट्रोल नहीं रखते हैं, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं, उनको 5 साल 10 साल कभी ना कभी वापस से फैट, जो बचा हुआ फैट है वो साइज में बड़ा हो सकता है। ओके। अगर 1 लाख सेल हैं फैट की, उसमें से हमने 40,000 सेल्स निकाल लिए तो 40,000 तो निकल गए, बाकी 60,000 है वो साइज में बड़े और छोटे हो सकते हैं। ओके। So, अगर वो डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं तो साइज में बड़े हो जाते हैं। ओके जी, ठीक है। और बैरिएट्रिक सर्जरी में भी इसी टाइप से रिकरेंस है, लेकिन उसमें वेट रिडक्शन काफी बहुत ज्यादा होता है। Okay. कई बार 200 किलो से 110-120 किलो भी 3-4-5-6 महीने के गैप में हो जाता है। एंड कितना ऑफन है कि लोग लिपोसक्शन बार बार कराएं? लिपोसक्शन बहुत कॉमन है बिकॉज बार बार कराते हैं लोग, बार बार करवाते हैं। एडिक्ट हो जाते हैं? एडिक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, ऑब्वियसली अगर सारी बॉडी में लिपोसक्शन हो गया तो अब उसके बाद में वो दोबारा मेहनत नहीं करना चाहते। आजकल काफी ट्रेंड बढ़ गया है, लिपोसक्शन करवाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 1 साल 2 साल कौन मेहनत करेगा, फैट को हम रिमूव करवा लेते हैं, उसके बाद में वो मेंटेन करते हैं। 90% लोग मेंटेन करते हैं। ओके जी, बट अगर हमने फर्स्ट सिटिंग में उनकी वेस्ट को शेप दिया तो ऑब्वियसली उससे काफी हैप्पी रहते हैं, तो फिर वो थाइस का करवा लेते हैं, आर्म्स का करवा लेते हैं, डबल चिन करवा लेते हैं। सो काफी कॉमन है ये। ओके। अभी जैसे मैंने एडिक्शन की बात करी, प्लास्टिक सर्जरी की, एलए में ये बहुत कॉमन है, लॉस एंजलिस में लोग बहुत प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं, मतलब नोज करा लिया, फिर दे वांट जॉ करेक्शन आल्सो, देन दे वांट लिपोसक्शन आल्सो, देन दे वांट थाई
पतला करने के लिए, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट भी, आईब्रोज भी करा देते हैं, फेस लिफ्टिंग वगैरह सब कुछ कराना होता है. जी. इज इट हैपनिंग इन इंडिया एज वेल? Yes, it's happening in India also. एंड ये बढ़ती जाती है फिर इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे. इनसिक्योरिटीज नहीं बोल सकते हैं उनको, उनकी जो डिजायर्स हैं और अच्छा दिखने की, अगर पॉसिबल है विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी स्कार, सो व्हाई नॉट. इसलिए काफी सारे लोग जिन्होंने पहले लिपोसक्शन करवाया है, उनको लगता है कि लिपोसक्शन के बाद में उनका कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, या एक टाइप से उनको जो इनसिक्योरिटी थी वो दूर हो गई है. उनको प्रोफेशनली सक्सेस ज्यादा, फॉर एग्जांपल इन बॉलीवुड एंड कोई भी जो मॉडलिंग वाला प्रोफेशन है, या अगर उनको लगता है कि उनको फायदा हुआ है इस चीज से, तो वो और फायदा करने के लिए दूसरा प्रोसीजर भी करवा लेते हैं. राइट. यस. ओके. अगर उनकी चिन थोड़ी सी छोटी है तो चिन को थोड़ा बड़ा अगर कर दिया जाए तो उनका लुक्स ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा. एंड ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, इजी प्रोसीजर है. अगर फिलर करवाते हैं तो हार्डली 10 मिनट्स का प्रोसीजर है. अगर इम्प्लांट करवाते हैं तो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का प्रोसीजर है. Okay. बट उसके बाद में वो लाइफ लॉन्ग उनके पास में एक अपॉर्चुनिटीज आती रहती है. सो आई थिंक यही एक रीजन है जो लोग बार बार प्लास्टिक सर्जरी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पे को चूज करते हैं. राइट. आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. जैसे उर्फी जावेद है, वो उन्होंने खुद कन्फेस किया था कि वो बहुत टाइम से लिप फिलर्स करवा रही हैं. एंड जब वो इनिशियली करवाना स्टार्ट करा था उन्होंने, तो वो बहुत कम प्राइस में सस्ती जगह से करवाते थे लिप फिलर्स. बट उनकी शेप बहुत ही आर्टिफिशियल लगती थी लिप्स की. वो शायद उनको उस टाइम रियलाइज नहीं, बट बाद में जब उन्होंने बेटर जगह से करवाना शुरू किया, देन शी रियलाइज, क्योंकि एक्चुअली देयर इज अ huge difference in the kind of work that she got. So ek to I would like to know ki what's the exact date, what's the ideal age ki kab करवाने चाहिए lip fillers या फिर कोई भी टाइप के fillers start, and गलत जगह से कराने के क्या consequences हो सकते हैं? So फिलर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ तो नहीं है, बट ऑब्वियसली फेस में इतने सारे आर्टरी वेन्स रहते हैं, कुछ आईज के साथ में कनेक्टेड हैं, कुछ ब्रेन के साथ में कनेक्टेड हैं, तो उनकी प्रॉपर एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए. सो जो एक एक्सपर्ट इंजेक्टर है उसी के पास में करवाना चाहिए. जहाँ तक आइडियल एज की बात है, अगर किसी को केवल लिप्स के लिए करवाना है तो आफ्टर 20 के लिए बाद में करवा सकते हैं. Okay. हाँ, अगर किसी का लिप रियल में पतले हैं या उनको थोड़ा सा भी लिप को थिक करवाना है, सॉरी, लिप को एनहांस करवाना है, तो 20 साल के बाद में आराम से करवाया जा सकता है. अब जैसे काइली जेनर है, उन्होंने फिलर्स बहुत यंग एज से कराने शुरू करे, बट अभी रिसेंटली उनकी एक पिक्चर आई थी जिसमें वो बहुत बड़ी दिख रही है अपनी एज से, इवन दो शी इज जस्ट 26-25 ऐसे एज की हैं वो, बट शी वाज लुकिंग एज इफ शी इज 40-45, ऐसा ऑडियंस को लगा. तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा उनके साथ, एंड जल्दी फिलर्स कराने से क्या आपकी बायोलॉजिकल एज से आप सरपास कर जाते हो फिजिकल अपीयरेंस में? मुझे लगता है कि अगर फिलर को सही अमाउंट में इंजेक्ट किया जाए और जब रियल में रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, ऑब्वियसली जो इंजेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर, उनके प्रॉपर एडवाइस के साथ में, तो मुझे लगता है कि ये जो आपने एग्जांपल दिया वैसे एग्जांपल्स नहीं होंगे. ओके. बट काफी सारे क्लाइंट्स हमारे पास में ये आके बोलते हैं कि मुझे, वो खुद ही डिमांड करने लगते हैं कि मुझे यहाँ से थोड़ा इम्प्रूव करना है, यहाँ से इम्प्रूव करना है, यहाँ से, तो वो एक फिर सही डायरेक्शन में नहीं जाता है. Okay. एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बट वो फ्रिक्वेंट इंजेक्ट करवाते हैं. अगर एक डॉक्टर ने उनको मना किया तो दूसरे डॉक्टर के पास में जाते हैं. Okay. सो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है. आई थिंक जो भी आपको जिसने आपने रिसर्च करके कोई डॉक्टर के पास में गए हैं, अच्छा इंजेक्टर है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो कोई गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि इतना ही अमाउंट डालना है, यहाँ पे डालना है फिलर, आई थिंक उनका सुनना चाहिए. अननेसेसरी ज्यादा हमें एम्फसाइज नहीं करना चाहिए कि इतना वॉल्यूम डालना है, उतना वॉल्यूम डालना है, या मुझे और यंग दिखना है. सो वो एक गलत है. उसको एक ओवर वॉल्यूमाइज्ड फेस का कोई फायदा नहीं होता. अब बहुत सारे ऐसे, अब ऑफ कोर्स एंटी एजिंग बहुत ही बड़ा ट्रेंड है पूरे वर्ल्ड में, एंड हर किसी को यंग दिखना है, तो कोई ऐसे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं जिससे आप फेस लिफ्ट कर सकते हो, अपनी रिंकल्स कम कर सकते हो?
सो अगर हम नॉन सर्जिकल की बात करते हैं तो पहला जो आंसर है मेरे दिमाग में आता है वो है बोटॉक्स, बोटुलिन टॉक्सिन। और ये एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग रेमेडी है और इसमें हार्डली 5 मिनट्स का टाइम लगता है, बट ये एक एज के बाद में स्टार्ट करवाना चाहिए। ओके, क्या एज होती है वो? जब रिंकल्स आना स्टार्ट होते हैं रफली 30 to 35 के आसपास में, फोरहेड और साइड आईज के साइड में, जिसको हम क्रॉस फीट बोलते हैं, तो रफली 30 से 35 के आसपास में बोटॉक्स स्टार्ट करवाना चाहिए। बोटॉक्स एंटी एजिंग तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ एज को होल्ड करता है। कुछ महीनों के बाद में दोबारा से बोटॉक्स अगर रिपीटेडली बोटॉक्स लगते रहते हैं तो एक एजिंग लेट आती है। ओके, एजिंग तो चली रही थी लेकिन उसको हमने थोड़ा सा होल्ड कर दिया, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। एजिंग को स्टॉप तो नहीं कर सकते कोई भी मीडियम से। बोटॉक्स के अलावा भी आजकल बहुत सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कुछ डीप केमिकल पील्स हैं या लेजर रिसर्फेसिंग है, फाइन रिंकल्स में काफी हेल्पफुल है। एक और चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, स्पाइडरमैन फेस। लाइक वो ऐसे थ्रेड्स या पता नहीं ऐसे कर करके आपका फेस पूरा लिफ्ट कर देते हैं, ऐसे यहाँ से आप स्पाइडरमैन जैसे लगते हो। वो क्यों होता है? सो फेस लिफ्ट, ये एक सर्जिकल फेस लिफ्ट है। स्पाइडरमैन जो फेस लिफ्ट आप जिसकी बात कर रहे हैं वो दिखने में बहुत ज्यादा स्केरी लगता है, बट ये कोई बहुत ज्यादा स्केरी चीज नहीं है। ओके, जो फेस लिफ्ट के टाइम पे हम यहाँ पे सर्जिकल नोट्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोस्टेटिक नोट्स, वो ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग इकट्ठा ना हो, उसके लिए हमें हम लगाते हैं। ओके, कोई कंपल्सरी नहीं है ये लगाना, बट इनसे एक फायदा ये भी होता है कि जो टिश्यू को हमने ऊपर होल्ड किया है लिफ्ट करने के लिए, वो कुछ टाइम के लिए अगर रह गया तो वो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और उसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। ओके, तो जो ये नेट है, जो स्पाइडरमैन लुक जो रहता है सर्जरी के बाद में, उसे 2 या 3 दिन के बाद में रिमूव किया जाता है। सो ऑब्वियसली ये कोई लॉन्ग टर्म इसका कोई मार्क्स नहीं रहते हैं। 2-3 दिन के बाद में अगर स्टिचेस निकल गए तो कोई मार्क नहीं रहते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे इंडिया की करंट नेशनल क्रश है तृप्ति डिमरी। शी इज एन एक्ट्रेस। वो एनिमल मूवी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गई, बट उनकी जो प्रीवियस मूवीज़ थी या फिर प्रीवियस उनकी जो पिक्चर्स थी उसमें वो जैसे दिखती थी वो अब काफ़ी डिफरेंट दिखती हैं। एंड उनका लाइक फोरहेड में, आईब्रोज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। एंड आई थिंक उनका एक आईब्रो थोड़ा अपलिफ्टेड है, एक थोड़ा नीचे है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स करवाए होंगे? तो मुझे फोटो देख के लग रहा है कि इन्होंने ऑब्वियसली बोटॉक्स तो करवाया होगा आईब्रोज के जो लेवल है उसको मैच करने के लिए या जो भी। एंड सेकंड ऑब्वियसली उन्होंने लिप फिलर्स भी करवाए हैं। ओके, और हाँ, नो जॉब भी उन्होंने करवाया है। ओके, एक और बहुत कॉमन नोशन है कि आप क्लियर करो आज कि फेस योगा से नोज को पतला कर सकते हैं या फिर नोज स्लिमर्स आते हैं, फिर नोज पिंचर्स आते हैं, जिससे आपकी नोज की शेप बदल सकती है। यू थिंक दैट्स ट्रू? नो, इट्स टोटली कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब एक जुल्मा बोल सकते हैं। ओके, नोज की शेप को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, प्लास्टिक सर्जरी। ओके। सो ग्लोबली अबाउट 50% मेन को हेयर लॉस या फिर हेयर थिनिंग इश्यूज हो रहे हैं, एंड अबाउट 25 to 30% वुमेन को भी हेयर लॉस इश्यूज हो रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों हो रहा है एंड इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ये एक बहुत शॉकिंग चीज नहीं है। आजकल की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हैबिट्स, या बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल फूड, ओके, मिक्स्ड फूड, सो काफी सारे रीजंस हैं उनकी वजह से सारा हो रहा है। ओके, और हेयर लॉस तो एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि हेयर लॉस को आज तक कोई रोक नहीं पाया। ओके। अब बहुत सारे ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज भी है, क्रिकेटर्स भी है जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो क्या हेयर लॉस या हेयर थिनिंग को बचाने का कोई नेचुरल तरीका भी है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे? देखिए, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, हेयर लॉस को ठीक करने का कोई भी नेचुरल या मतलब कोई मेडिसिन भी हमारे पास में ऐसा नहीं है। ओके, अगर जेनेटिकली फैक्टर्स हैं तो इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाहे आप आदिवासी तेल की बात करें या मिनोक्सिडिल या किसी भी तरह की चीज की बात करते हैं, मिनोक्सिडिल या कुछ मेडिसिन हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जा सकता है। जीएफसी पीआरपी ट्रीटमेंट है, उनका 100% ऐसा
हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है कि 100% रोक पाएगा क्या, बट इट्स जस्ट ए न्यूट्रिशन एंड वी गिव न्यूट्रिशन टू हेयर रूट्स। अगर इफेक्ट आ गया है तो कुछ टाइम के लिए हेयर फॉल रुक जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एंड इट्स परमानेंट। सो कोई नेचुरल रेमेडी इंक्लूडिंग आदिवासी तेल या कोई एलोपैथिक मेडिसिन लाइक मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड, कोई चीज लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म काम करेगा तो केवल हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट से ही रिलेटेड मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है कि टर्की जाते हैं बहुत ज्यादा लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, एंड वहाँ पर आई वुड से सबसे ज्यादा टूरिज्म ही बिकॉज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, तो व्हाई डू यू थिंक दैट्स हैपनिंग? सो अगर हम जियोग्राफिकली देखते हैं तो ये यूरोपियन कंट्रीज के पास में थोड़ा सा टर्की रहता है, और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डेवलप्ड एक मेडिकल फील्ड बोल सकते हैं तो टर्की में। ओके, सो एंड दूसरा रीजन ये है कि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। यूरोपियन कंट्रीज में मेडिकल एक्सपेंडिचर काफी हाई रहता है, एंड टर्की में बहुत सालों पहले ही उन्होंने शायद या तो फ्यूचर में देखा होगा कि डिमांड बढ़ेगी, सो उन्होंने फोकस कर लिया एक हेयर ट्रांसप्लांट एंड सेकंड राइनोप्लास्टी। ओके, टर्की में ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। ओके, एंड सरप्राइजिंगली बहुत लोग इंडिया भी आ रहे हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म बिकॉज हमारे डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड उनका काम करने का तरीका, उनके हाथों में सफाई इज रियली कमेंडेबल एंड कितना कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो आई थिंक इंडिया इज ऑल्सो बूमिंग इन दैट वे। अब मैं आपको ये फोटो दिखा रही हूँ जी। अदिति राव हैदरी की, एंड आपको हमें बताना है कि इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स करवाए अपने फेस पर। सो अदिति हैदरी ने नोज जॉब, लिप सर्जरी, चिन फिलर एंड आईब्रो लिफ्ट विद माइक्रोब्लेडिंग ऑफ आईब्रोज करवाया। ओके, अब मैं आपको एक फोटो दिखाने वाली हूँ जानवी कपूर की, एंड आपको हमें बताना है कि इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स करवाए अपने फेस पर। जानवी कपूर ने डेफिनेटली नोज सर्जरी, लिप फिलर्स एंड कुछ स्किन ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग स्किन वाइटनिंग, Okay. ये सब करवाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, ये कैटरीना कैफ की फोटो है, एंड इसमें बेसिकली उनकी आईज बहुत ही ज्यादा चुप रही हैं, तो ये किस रीजन से हो रहा है? क्या ऐसा प्रोसीजर करवाया है? हैज इट गॉन रॉन्ग जिसकी वजह से उनकी आईज इतनी ज्यादा ओवरशैडो हो गई है, या फिर इसका रीजन क्या है, इतना डिफरेंस क्यों है? सो कैटरीना कैफ के फेस में जब मैं देखता हूँ तो मुझे फिलर्स नजर आ रहे हैं। इट्स टोटली ओवरडन। अब जैसे श्रुति हसन है, वो भी एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, वो खुद ओपनली प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करती हैं एंड एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ उन्होंने प्रोसीजर्स करवाए हैं अपने फेस पर। तो उन्होंने ऐसे कौन से प्रोसीजर्स करवाए हैं जो इस फोटो में विजिबल है? श्रुति हसन ने नोज जॉब, लिप फिलर्स, आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग, आईब्रो लिफ्ट एंड ऑब्वियसली स्किन ट्रीटमेंट, ये सब करवाया। एंड शायद जैसे कि मैं इनका चीक के हॉलोनेस के अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगा कि बकल फैट पैड रिमूवल भी हुआ है। So now we're gonna play a game. It's a myth and fact game. मैं कुछ sentences बोलूँगी, आपको बताना है कि वो myth है या fact है. Plastic surgery leaves noticeable scars. Myth. Plastic surgery recovery बहुत ही आसान and जल्दी होती है. Fact. Plastic surgery results are permanent. Fact. Botox and fillers जो होते हैं वो सिर्फ older लोगों के लिए होते हैं. Myth. Liposuction is a weight loss method. It's a myth, and liposuction is only for body contouring. Okay. Cosmetic surgery is only for women. Myth. Non-surgical treatments like laser therapy and chemical peels are as effective as surgery. So it's neutral. Cosmetic surgery always looks unnatural. Completely myth. Okay. Plastic surgeons only perform cosmetic procedures. Myth. Breast reconstruction after mastectomy restores breast function. Myth. Reconstructive surgery isn't covered by insurance. Myth. It's covered. Okay. Plastic surgery paralysis को भी fix कर सकता है. Fact. So that was all for today, guys. Thank you so much, Dr. Anil, for your precious time. And I hope कि आज का podcast हमारे audience को aware करे, उन्हें help करे in some or the other way. And thanks again. Thank you so much.